आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपके थर्ड ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर, जो प्रश्न पत्र है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य की विभिन्न परिस्थितियाँ, उसका विभाजन, उसका नामकरण मैंने आपको बता दिया है। और आज जो टॉपिक है वो अपन बात करेंगे, जो दिया है आपका क्या है, आदिकाल। आदिकाल आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विशेषताएं। जिनको अपन क्या बोलते हैं, विशेषताएं भी बोलते हैं। प्रवृत्ति पूछे आपसे, चाहे विशेषता के नाम से पूछे, आपको कोई घबराना नहीं है। वही प्रवृत्तियां होती हैं, वही विशेषताएं होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इनमें अपन बात करते हैं कि जो आपके दी हुई हैं, जिसमें दिया हुआ है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, जो परंपरा चली है वो मैंने आपको बता दी है कि कब से कब तक चली थी, जिसमें आदिकाल से प्रारंभ होती है और आधुनिक काल तक वो चलती है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें कि आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, आदिकाल किसने दिया है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित दोहरा नामांकन है ये, जिसको काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। तो देखिए, इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आदिकाल नाम किसने दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास में, ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मैंने आदिकाल का जो नामकरण विभिन्न दिए हैं, उसमें मैंने सारे कवियों के नाम, लेखकों के नाम बताए हैं, साहित्यकारों के नाम बताए हैं, तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना। तो देखिए, प्रत्येक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशेषता कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से आदिकाल की एक पहचान बनी है, तो उन विशेषताओं को लेकर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ बात आती है आश्रयदाता। आश्रयदाता राजाओं का वर्णन। आश्रयदाता राजाओं का वर्णन कहें या फिर कहें आश्रयदाता राजाओं का वर्णन, जिसमें क्या लिखा है, अपन कह सकते हैं प्रशंसा। अरे उनकी प्रशंसा की है। आदिकाल के जो राजा थे सभी अपने अपने दरबार में कवि, भाट, चारण, जागा जो भी रखते थे, सबको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा प्रमुख रही। दूसरी चीज जैसे दिया है अपन ने कि राष्ट्रीयता का अभाव। राष्ट्रीयता या कहें कि देश प्रेम। क्या कहें, देश प्रेम। राष्ट्रीयता का अभाव। अभाव का मतलब क्या होता है, अभाव का मतलब है कमी। इस आदिकाल के जो राजा थे वो आपस में ही लड़ के मर रहे थे। केंद्रीय सत्ता, हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, देश में अराजकता फैल गई, राजा जो थे वो आपस में लड़ने लगे, देश की स्थिति विखंडन हो गई और जो बड़ा देश था वो पूरा राज्यों में बंट गया। तो यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि राष्ट्रीयता का अभाव का मतलब देश प्रेम की कमी थी। सब अपने तक सीमित थे, देश की भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा था, इसीलिए कमी दिखाई है कि राष्ट्रीयता भावना की क्या है, अभाव था, कमी था। जिसमें अपन तीसरा कहें युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। देखिए, युद्धों का सजीव चित्रण आदिकाल की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान युद्ध करने जाता था तो अपने साथ अपना जो साहित्य इतिहासकार है जो चंद्रबरदाई है, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो चंद्रबरदाई खुद
मैदान में बैठकर युद्ध का सजीव चित्रण करते थे। तो ये इस समय की एक प्रमुख क्या रही है, विशेषता रही है। ऐतिहासिकता का अभाव क्या है, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता का क्या दिया है, अभाव। अभाव मीन्स वही कमी। ऐतिहासिकता का अभाव कैसे है, ऐतिहासिकता का अभाव ऐसे है कि कहीं तो इतिहास का मेल बैठ रहा है, कहीं इतिहास का मेल नहीं बैठ रहा है। किसी राजा का नामकरण उसका समय सही बैठ जाता है तो फिर और दूसरे राजा का जो तालमेल है वो सही नहीं बैठता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी और पृथ्वीराज के द्वारा रचित जो इतिहास जो लिखा है उन्होंने पृथ्वीराज रासो, उसमें बहुत सारे असमंजस की स्थिति है। इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव दिखाया। कुछ बातें हैं जो इतिहास से मेल खाती हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। इसीलिए ऐतिहासिकता का क्या दिया है, अभाव दिया है। फिर दिया है कल्पना की प्रचुरता। क्या दिया है, कल्पना, कल्पना की प्रचुरता, कल्पना की प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब क्या होता है, अधिकता। इसका मतलब है कि कवि या लेखक बगैर कल्पना के कोई भी कार्य अपना पूरा नहीं करता है। हम हो, तुम हो, आप भी कल्पना करते हो, मैं भी कल्पना करता हूँ, लेकिन जो भी कवि साहित्यकार जो कवि कल्पना के बिना अपनी रचना नहीं कर सकता। तो इनमें जो साहित्य रचनाएं हुई हैं उनकी कल्पना की प्रचुरता है। इसका मतलब लेखक और कवियों ने कल्पना का भरमार प्रयोग किया है, जब जाके उन अपनी काव्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ अगला दिया है रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य कहें या अपन कहें श्रृंगार, श्रृंगार रस। रूप सौंदर्य कहें या कहें श्रृंगार रस का अतिशयोक्ति वर्णन किया है। रूप सौंदर्य का वर्णन, रूप सौंदर्य का वर्णन, इसका मतलब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का क्या है, संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं। तो श्रृंगार रस के संयोग, संयोग का मतलब जिसमें नारी के सौंदर्य, रूप सौंदर्य का जो वर्णन है। क्योंकि आदिकाल के जो विदेशी शक्ति ने कुछ आक्रमण किए हैं, जैसे चित्तौड़ की रानी पद्मावती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनके रूप सौंदर्य को आधार बनाया था। तो फिर रूप सौंदर्य का आदिकाल के जो राजा थे उन्होंने महत्व दिया था, इसी कारण युद्ध होते थे, ये दिखाया है। उसके बाद सामंती जीवन का वैभव विलासता का वर्णन है। सामंती जीवन क्या दिया है, सामंती, सामंती जीवन की क्या दिया है, वैभव, और क्या दिया है, विलासिता, वैभव विलासिता का चित्रण किया है। वैभव विलासिता का चित्रण किया है क्योंकि राजाओं के बाद में स्थिति सामंतों की ही आती थी। सामंत उनके दरबार में रहते थे, जैसे राजा कहते उनके आदेशों की पालना करवाना सामंतों का काम था। राजा 1000 रानी रखता था तो सामंत भी कम नहीं थे, वो 100 अपनी मतलब कहें कि अपनी पत्नियां रखते थे। तो सामंतों का जीवन जो वैभव विलासिता से भरा हुआ था, इसलिए निरंकुश थे। जनता के साथ अन्याय अत्याचार करना उनका एक परम कर्तव्य बन गया था। तो उनकी वैभव विलासिता का चित्रण आदिकाल में किया गया है। उसके बाद अपन बात करें कि छंद अलंकार कुंडलियों का वर्णन किया है। छंद अलंकार जिसमें अपन बात करें छंद अलंकार, और क्या दिया है, कुंडलियां। छंद अलंकार कुंडलियां। देखिए कोई भी काव्य रचना है, अगर वो पद में लिखी है तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसमें छंदों का भी प्रयोग होगा, उसमें अलंकारों का भी प्रयोग होगा। जिसमें आदिकाल के जो छंद है, जिसमें नाम ज़्यादातर आता है, जिसमें दोहा आता है, तोमर आता है, रोला आता है, और लाला आता है, तोटक आता है। तो ये आदिकाल के प्रमुख क्या है, छंद है। तो दोहा है, तोमर है, तोटक है, रोला है, और लाला है, और कुंडलिया। तो ये छंद दो के नाम है। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। तो अलंकारों में ज़्यादातर
जो चलता है, जिसमें अनुप्रास चलता है, यमक चलता है, श्लेष चलता है, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन होता है तो अतिशयोक्ति चलता है, विभावना चलता है, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उदाहरण, बहुत सारे अलंकार हैं। लेकिन इनमें जो ज़्यादातर छंद अलंकार कौन से प्रयोग किए गए हैं, जिसमें दोहा है, तोमर है, तोटक है, रोला है और उल्लाला है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करें नौवीं जो चीज़ है, इसमें भाषा के रूप में क्या दिया है, भाषा, भाषा के रूप में किसका है, डिंगल और पिंगल, डिंगल और किसका दिया है, पिंगल, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकाल की जो साहित्यकार हैं उन्होंने डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है, इससे पहले अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ भाषा के रूप में डिंगल, इसका मतलब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा क्या कहलाई है, डिंगल, और ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी क्या कहलाई है, पिंगल। तो जहाँ रासु काव्य रचे गए हैं, युद्धों का सजीव चित्रण किया है तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ थोड़ा सा श्रृंगार रस को लेकर बात की गई है और युद्धों का कम किया है तो वहाँ पिंगल भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि पिंगल शास्त्र से जुड़ा हुआ शब्द है। तो डिंगल पिंगल भाषा की प्राथमिकता थी इस समय, इसका प्रयोग उन्होंने बराबर किया है। तो वीर रस, अगला अपन करें बात वीर रस, वीर रस का वर्ण। तो सीधी बात है कि इस समय वीर रस प्रमुख था, क्योंकि राजाओं की योद्धा सजीव युद्ध का सजीव चित्रण करना है, योद्धा के रूप में राजा को दिखाना है, उसकी लड़ाई को दिखाना, उसकी सेना को दिखाना है। तो सीधी बात है कि वीर रस युद्ध में वीर रस ही काम आता है। तो वीर रस जो है वो इनकी प्रधानता थी आदिकाल, समझ रहे हो आप। उसके बाद अपन बात करें कि इस समय विविध साहित्य रूपों की रचना भी हुई है। विविध साहित्य में क्या दिया है, जिसमें अपन कहें कि विविध साहित्य, विविध साहित्य। अब देखिए यहाँ विविध साहित्य में आपको ध्यान रखना है, विविध साहित्य में यहाँ आप लिख सकते हो बौद्धों के द्वारा रचना हुई है, जैनों के द्वारा रचना हुई है, नाथों के द्वारा रचना हुई है। तो यहाँ बौद्ध, जैन और नाथ इनके द्वारा रचना हुई है, क्योंकि बौद्धों ने क्या लिखा है, जो सिद्ध आचार्य थे उन्होंने चर्या पद और दोहा कोश लिखे हैं। नाथों ने भी अपनी सहज हठ योग साधना पर बल दिया है, उनसे संबंधित भी उन्होंने लिखे हैं। और जिसमें अपन कहें कि अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है, तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित जो काव्य रचनाएं हैं, दो सुपने हैं, गजल है, नहीं क्या, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, तो बौद्ध, जैन और नाथी ये विविध रचनाएं इनके द्वारा भी लिखी गई हैं। तो थोड़ा सा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, आश्रयदाता राजाओं का वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा की है। राष्ट्रीयता, देश प्रेम का अभाव का मतलब है कमी है आदिकाल में। युद्धों का सजीव चित्रण किया है, ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है, कल्पना की प्रचुरता दिखाई देती है, रूप, सौंदर्य, श्रृंगार रस का वर्णन ये हुआ है, और सामंती जीवन की वैभव विलासता का भी चित्रण आदिकाल में किया है, और छंद अलंकारों का प्रयोग भी भरमार हुआ है। भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल भाषा काम में आई है, और वीर रस का वर्णन आदिकाल के प्रमुख जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने किया है। विविध रचनाएं जिसमें बौद्ध, जैन, नाथ जो हैं ये सब आते हैं। तो ये थी आपके आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या कहीं की प्रवृत्तियाँ। थोड़ा सा ध्यान देना और इनको नोट कर लिया करो, फिर आप अपने पास जो चीज़ है, चाहे वो सीरीज है, चाहे पासबुक है, चाहे वो बुक है, आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम ताज़ा कर देंगी, आपके दिमाग में जो बातें आएंगी तो यहाँ वो बैठ जाएगी। तो थोड़ा सा इनको पढ़ लिया करो, देख लिया करो, पॉइंट नोट कर लिया करो, फिर आपके पास जो भी साधन है उसमें आप समझ लिया करो। नमस्कार।